Now, for same rating of auto exmer and टू वाइंडिंग एक्समर। ठीक है, बेसिकली हमारा जो डिस्कशन है वो ये है कि टू वाइंडिंग, और अगर सपोज़ करते हैं कि टू वाइंडिंग एक्समर और ऑटो एक्समर की रेटिंग क्या है, सेम है। ठीक है, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो दैट्स वाई थोड़ा जानना भी ज़रूरी है। मतलब कि अगर ये रेटिंग सेम है तब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अदर सिस्टम पे। स्पेशली हम डिस्कशन चाहते हैं कि कॉपर वायर के करस्पॉन्डिंग जो कॉपर वायर है उसमें क्या चेंजेस होंगे। जैसे हमने देखा था अभी कि ए लेस देन 2 पे ऑटो ट्रांसफार्मर जब हमने बनाया था, कि हमने टू वाइंडिंग से जब ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया था, तो उसमें हमने क्या देखा, क्या एडवांटेज मिला था कि अगर टर्न रेशियो, ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशियो लेस देन 2 है, ठीक है, तभी मोर इफेक्टिव होगा। अदरवाइज़ हमारा मोर एडवांटेज नहीं है। नहीं कि एक कंडक्टिंग वायर हमने क्या किया था, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू उसको ऑटो ट्रांसफार्मर चेंज किया था, तो हमको तभी एडवांटेज होगा जब हम क्या करेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग, अगर टर्न रेशियो, ये आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर रेशियो वो ए की वैल्यू जो है लेस देन 2 है। अगर लेस देन जितना 2 रहेगी, जितना क्लोज़र टू 1 से ज़्यादा और 2 से कम होगी, इन बिटवीन रहेगी, तो हमारे लिए मोर इफेक्टिव होगा। अदरवाइज़ मोर एडवांटेजेबल नहीं होता था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कॉपर वायर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इंसुलेशन में कोई फ़र्क नहीं, हाँ सब कुछ देख लिया, हमारे लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं था, ना तो इंसुलेशन में कोई फ़र्क पड़ा, नहीं, हमने डिस्कस भी किया था थ्योरी में कि इंसुलेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से भाई रेटिंग तो हाई के वी रेटिंग भी हाई हो रही है और अपने वोल्टेज भी स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा था, बढ़ घट रहा था। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के करस्पॉन्डिंग, लेकिन वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, जिसकी वजह से आप कह सकते थे कि कॉपर लॉस, आयरन लॉस क्या थे, सेम थे। इफ़िशियंसी हमको क्या मिली थी, हाई मिली थी, नहीं, क्योंकि आउटपुट पावर जो ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन लॉसेस सेम था, दो ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग। तो हमको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज था ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने में, नहीं, टू वाइंडिंग से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने में। लेकिन मोर एडवांटेज तभी है जब ए की वैल्यू लेस देन 1 और 2 हो, और ए से 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम हो। मतलब ए की वैल्यू ऐसे डिज़ाइन करना है कि वी मैक्स, मतलब ऊपर मैक्सिमम डिवाइड बाई मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 है तो V1 बाई V2, या फिर V2 बाई V1। अगर V2 इज़ ग्रेटर दैन V1 है तो V2 बाई V1 रखेंगे ए की वैल्यू। अदरवाइज़ हमारे लिए कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं था, नहीं। और उसके करस्पॉन्डिंग हमने फार्मूला भी डेवलप किया था कि एस ऑटो दिस इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए माइनस 1 इंटू TW। और फिर उसको कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली हमने डिज़ाइन भी किया था कि क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन भी कराए थे, तो एक टॉपिक ये रह गया था, इस पर क्वेश्चन आ गया था एक बार, तो दैट्स वाई हम इसको भी करा के ख़त्म करते हैं, नहीं। फिर एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर लेंगे, ठीक है, जो आया हुआ था, तो ठीक है। हाँ, तो ये कंडीशन है, कंडीशन हमेशा याद रखना। कंडीशन क्या है यहाँ पे है कि अगर सेम रेटिंग का ऑटो एक्समर और टू वाइंडिंग एक्समर है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सेम रेटिंग का मतलब दोनों ही ट्रांसफार्मर कैसे हैं। तो चलिए, STW दिस भी इक्वल टू V1I1 दिस भी इक्वल टू V2I2, ऐसा कर सकते हैं नाउ। तो टू वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये N1, ये N2, ये V1, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, V2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे, ये टू वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग हो गया। ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग बनाते हैं, चलो, ये हो गया लाइक दिस वन, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका V1 और ये V2, चूँकि सेम रेटिंग है ना, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं चाहे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, चूँकि V1 V2 दोनों के लिए सेम है, तो नॉर्मल सी बात है, नंबर ऑफ़ टर्न्स ये इसके लिए क्या हो जाएगा N1 और इसके लिए N2, N1 N2 भी सेम होगा, ठीक है। तभी तो आपको ए की वैल्यू, अगर मान लें यहाँ पे V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 है, तो V1 बाई V2 या N1 बाई N2 इज़ ग्रेटर दैन क्या मिलेगा 1। अनदर वे, यहाँ का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2,
ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, N1 माइनस N2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। चलिए वोल्टेज आप कह सकते हैं, वोल्टेज पर टर्न दोनों ही ट्रांसफार्मर में VT की वैल्यू क्या मिलेगी, √2 पाई f फाई m क्या मिलेगा, सेम फॉर बोथ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न भी सेम है और वोल्टेज भी सेम है, दैट्स V1 V/N क्या मिलेगा, दोनों साइड दोनों के लिए सेम मिलेगा, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें चाहे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें। तो बेसिकली हमारा मोटिव है कि सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, हमारा टारगेट क्या है, नीचे लिखो, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल दैट इज कॉपर वायर इन ऑटो एक्समर। हमारा टारगेट क्या है, ऑटो एक्समर में कितना सेविंग मटेरियल हो रहा है, बेसिकली हमारा डिस्कशन इसके करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है। फॉर सेम रेटिंग के लिए ऑटो एक्समर और टू वाइंडिंग एक्समर के कंपेरिजन चाहते हैं, और उसमें भी हम किस पे फोकस करना चाहते हैं कि ऑटो एक्समर में कि जो सेविंग है मटेरियल की, ठीक है, कॉपर मटेरियल की, वो है कि नहीं है। अगर है, देखो इंसुलेशन तो के लिए तो ठीक है कि इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा बेहतर था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग आउटपुट इनपुट वोल्टेज भले चेंज हो रहा है, लेकिन इंसुलेशन करस्पॉन्डिंग वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग कोई वोल्टेज में चेंजेस नहीं हो रहे। टू वाइंडिंग चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर की, टू वाइंडिंग से जब ऑटो ट्रांसफार्मर हम बनाते थे, ठीक है, तभी तो करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग क्या सेम रहती थी, तो इंसुलेशन का कोई डैमेज का चांसेस नहीं था वहाँ पे। और क्या था, और भी डिस्कस किया था कि एडवांटेजेबल तभी होगा कि ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम हो, तभी एडवांटेजेबल है, ठीक है। इफिशियंसी बढ़ गई थी, और इफिशियंसी बढ़ गई थी, लॉसेस सेम थे, आयरन लॉस और कोर लॉस, ठीक है, फुल लोड आयरन लॉस और कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस भी क्या थे, सेम था। क्यों, क्योंकि वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग वो तो चेंज नहीं हो रहा था, और साथ साथ करंट भी वाइंडिंग में चेंज नहीं हो रही थी, नहीं, तो फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस सेम था। इसी वजह से ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से क्या मिली थी, ज़्यादा मिली थी। तो लेकिन मोर एडवांटेजेबल तभी होगा जब ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो और 2 से कम हो, रेशियो ऐसा रखना पड़ेगा। खैर आते हैं इस पर, तो खैर यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो हम चाहते हैं कि सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन कॉपर वायर, जो कॉपर लपेटे गए हैं वायर, उसमें इन ऑटो एक्समर में क्या सेविंग है कि नहीं है। अगर सेविंग है तो ये पता चल जाए तब तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा हमारे लिए, नहीं, कॉस्ट हमारी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब एक चीज़ तो फिक्स है, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल वो डिसाइड किससे होती है, वॉल्यूम से होती है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न से नहीं। नंबर ऑफ टर्न से सिर्फ लेंथ पता चलती है। तो जो लेंथ होती है, तो आप जैसे वायर, कोई वायर है, ये वायर जो है उसमें क्या है, ठीक है, ये जो वायर है उसकी एरिया क्या है, ए के करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है, एल, यही ना। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर दैट इज ए इंटू एल के करस्पॉन्डिंग। और हमने बताया कि जो एल होता है, लेंथ होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स के, एन के नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, अरे भाई नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो लेंथ ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा लपेटेंगे इसका लेंथ बढ़ गई ना। तो लेंथ से तो नहीं पता चलेगा, सिर्फ लेंथ से ही वो सेविंग ऑफ मटेरियल नहीं पता चलेगा, अब उसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, हमको पता है और क्या चीज़, करंट डेंसिटी, ये बताओ, करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर जे इज इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होता है, आई बाई ए, नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं आई इज़ प्रोपोर्शनल टू ए, या ए इज़ प्रोपोर्शनल टू आई। पहले तो क्लियर है, ये तो कांस्टेंट होती है, तो आई करंट बढ़ेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया थिकनेस। ये देखो, ये जो वायर है इसकी थिकनेस, करंट बढ़ेगी तो उसकी थिकनेस भी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो वो सस्टेन कर सकता है, नहीं तो इंसुलेशन उसका डैमेज हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर ए इंटू एल, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से ए इंटू एल
इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आई। क्यों? क्योंकि एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एन है और ए इज़ प्रोपोर्शनल टू आई है, दैट्स वाई। तो अब हमारा मोटिव क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, नीचे लिखो वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इन ऑटो एक्समर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इन टू वाइंडिंग एक्समर। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑटो एक्समर के करस्पॉन्डिंग दिस वन एंड प्लस दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऐसे लिखेंगे ना भाई। यहाँ पे करंट इसमें कितनी जाएगी, इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो I1 है इसमें करंट, इसमें कितनी करंट है I1, तो N1 माइनस N2 इंटू I1, नहीं जो भी होगा A इंटू एल इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, N1 इंटू नंबर ऑफ टर्न क्या, N1 माइनस N2 इंटू I1 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसमें कितनी करंट होगी, दैट इज़ अगर इसमें I2 करंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी Ix मान लो, Ix प्लस दिस इक्वल टू, तो Ix की वैल्यू क्या मिलेगी, I2 माइनस I1। तो बेसिकली इसमें करंट कितनी है, प्लस I2 माइनस I1 एंड नंबर ऑफ टर्न कितने N2, तो ये हो जाएगा N2 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इन टू वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग। इसमें करंट कितनी जा रही है, देखो I1 और इसमें I2, हमेशा इधर से I1 गई थी और इधर I2, सेम रेटिंग रखी है ना सब कुछ, वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग और N1 N2 क्या है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड क्या है, सेम है। देखो N1 सेम है, N2 सेम है, लेकिन इसमें तो अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो पहले बताओ ये तो क्लियर है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इन टू वाइंडिंग। तो टू वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग बात करें तो N1 I1 प्लस N2 इंटू I2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और हमको ये भी पता है कि N1 I1 ये N2 I2 के अप्रॉक्सीमेट होता है, क्योंकि एक्चुअली I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, आप लोग लिखते थे नो लोड करंट प्लस I2 डैश। ठीक है, तो नो लोड करंट को अगर हटा दें तो वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, सीधे I2 डैश के करस्पॉन्डिंग है। तो I2 डैश किसके करस्पॉन्डिंग, देखो ऐसे I1 की वैल्यू प्राइमरी करंट किसके, नो लोड करंट प्लस I2 डैश, तो I2 डैश डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 करस्पॉन्डिंग। अगर इफ़ ये अगर इसकी वैल्यू कम है तो निगलेक्ट कर दें तो ये मिलेगा कि नहीं, इसकी हेल्प से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करो, N1 I1 माइनस N2 I1 प्लस N2 I2 माइनस N2 इंटू I1 डिवाइड बाई ये क्या है, N1 I1 दिस में प्लस N2 I2 है। तो हम इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं भाई। देखो N2 I2, पहले एक लाइन क्लियर कर लेते हैं। N1 I1 की जगह अगर N2 I2 लिख दें तो ये हो जाएगा 2 N2 I2 माइनस N2 I1 माइनस N2 I1। ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स N2 I2, जहाँ पे N1 I1 है वहाँ पे क्या कर दो N2 I2। क्या निकल के आ रहा है, देखो फाइनली आपको 1 माइनस I1 बाई I2। ठीक है, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1, और ये 1 बाई A के करस्पॉन्डिंग, नहीं A को हमने माना था ना, A दिस इक्वल टू N1 बाई N2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा 1 माइनस 1 बाई A, दैट इज़ A माइनस 1 अपॉन A। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो ये बताइए, इसको भी मिटा दो, इसको भी हटा दो।
जी आर टू दिस इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए, दैट इज डिवाइड बाई जी टी डब्ल्यू। ऐसा लिख सकते थे, जी आर टू डिवाइड बाई जी टी डब्ल्यू दिस इक्वल टू कितना है, ए माइनस वन अपॉन ए। करने का मतलब हो गया जी आर टू दिस इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन ए इंटू जी टी डब्ल्यू। ये एक फार्मूला बन गया, इसी फार्मूला पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हाँ, अब इससे देखते हैं कंक्लूज़न। अगर a की वैल्यू 1.01 कंसीडर करें तो जी आर टू आपको क्या मिलेगा, ऐसे सामने लिखो, जी आर टू किसके करस्पॉन्डिंग 101 इंटू जी टी डब्ल्यू। और अगर a की वैल्यू 1.1 कंसीडर करें तो जी आर टू क्या मिलेगा 1/11। नहीं, कितना टाइम्स देखो, 101 टाइम्स डिक्रीमेंट हुआ ना इससे, इस ये वैल्यू ज़्यादा मिली ना, ये वैल्यू कम मिलेगी इसके कंपेरिजन में ना। अगर टर्न रेशियो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो आप देखते जाओ ए की वैल्यू फिर कितना पुट कर दें 1.5, तो जी आर टू कितना मोर एडवांटेजेबल है देखना चाहते हैं तो 1/3। और अगर और बढ़ा देते हैं ए की वैल्यू कितना लेते हैं 2, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। कितना चेंजेस होगा 1/2, कि ठीक है इतना कंसिडरेबल है। लेकिन अगर ए की वैल्यू 10 कर दें तो जी आर टू कितना हो जाएगा 9/0.9, मोर एडवांटेजेबल नहीं है। और यही अगर ए की वैल्यू 100 पुट कर दें तो जी आर टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा 0.99, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू अगर जितना ज़्यादा करेंगे ग्रेटर देन 1 तो ये क्लोज़र हो जाएगा a माइनस वन अपॉन ए, दैट इज़ 1। उस केस में जी आर टू दिस बिग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जी टी डब्ल्यू, तो मोर एडवांटेजेबल नहीं है यहाँ पे। कब, वही अगर ए की वैल्यू, तो मोर सेविंग मटेरियल जो होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग, ये किसके करस्पॉन्ड, मोर मटेरियल, कॉपर मटेरियल की सेविंग कब होगी, जब आपकी ए की वैल्यू लेस देन 2 होगी। तो हमारा एक चीज़ तो फिक्स हो गया, मोर कॉपर या मोर कॉपर मटेरियल सेविंग इफ ए इज लेस देन 2 इन ऑटो एक्समर, इन ऑटो एक्समर, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बना लो इसको। तो एक चीज़ तो निकल के आ गई कि हमको ऑटो एक्समर से एडवांटेज ज़्यादा है हमारा, नहीं, ऑटो एक्समर से हमारा एडवांटेज ज़्यादा है। क्या क्या एडवांटेज निकल के आया, पहला, लेकिन कंडीशन है मस्ट कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 2 हो, तो ए की वैल्यू अगर लेस देन 2 है और 1 से ज़्यादा है, टर्न रेशियो हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअली पूछता है और अंदर से पूछ सकता है। 1 लाइनर क्वेश्चन जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या आता है, रटने से कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए कहते हैं हमेशा समझ के चलो। कोई भी चीज़ है, एक बार थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार बैठ जाता है मन में वो चीज़। जब वो पूरा बैठ गया तो ऑप्शन में कैसे घुमाए फिराए आप पकड़ लोगे कहना क्या चाह रहा है, और आप उस ऑप्शन अपने समझ के करस्पॉन्डिंग उसका आंसर दे लोगे, नहीं। और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना भी करते रहो, कुछ भी कहा नहीं सकते, कहाँ से कैसा पूछ दे, नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर थ्योरी ढंग से, कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से अगर आपने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। आप कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना है, आप कर लोगे। तो हमने को क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है कि सेविंग ऑफ मटेरियल भी आपको मिल गया, बच रहा है पैसा, मतलब बचेगा, और कब, जब ए की वैल्यू लेस देन 2 रखेंगे। और क्या क्या, आपकी ट्रांसफार्मर रेशियो, जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग भी बढ़ जा रही है, और वोल्टेज तो स्टेप अप स्टेप डाउन तो वो तो तब भी कर सकते थे, अब भी कर सकते थे, तभी कंडक्टिंग वायर का एडवांटेज है। और क्या क्या, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इंसुलेशन डैमेज नहीं, क्यों क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि इंसुलेशन डैमेज हो जाता है कि क्या हो जाता है, तो वो माइंड में आता है कि सर
इनपुट आउटपुट लोग देखना शुरू करते हैं। नहीं, आप वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वाइंडिंग के कंस्ट्रक्शन जो समझाया था वो, उससे अगर आप उसको माइंड में रखेंगे तब तो आपको हर का आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर नहीं रखेंगे तो फिर कहे सर आउटपुट वोल्टेज ये वोल्टेज वो केवीए रेटिंग बढ़ गई तो करंट बढ़ गई ये वो, ठीक है, तो वो दिमाग में आपके नहीं रहेगा, ठीक है। तो खैर बना लो, ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अब इस पर 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। एक क्वेश्चन इस पे आया था, इस पे एक करवा देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन होता है ना कैसा आता है वो भी क्लियर हो जाएगा। बना लो। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर हैविंग रेशियो ऑफ 0.8 सप्लाईज, ठीक है, ए लोड ऑफ 10 किलोवाट, ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग। देखो मान लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसा रहा होगा, लाइक दिस वन, ये करस्पॉन्डिंग, ठीक है, सिंपली ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये लोड के करस्पॉन्डिंग, और वो ये कौन सी वैल्यू दी हुई है, देखो एक तो ये होगा, ठीक है, इधर सोर्स होगा और एक तरफ लोड होगा। अगर इधर लोड कनेक्टेड है, अगर हम सपोज भी कर लें, ठीक है, लोड के करस्पॉन्डिंग, तो ये बोला ना लोड ऑफ 10 के जो सप्लाई, ये एक्चुअली पीएल की वैल्यू दी हुई है। पीएल का मतलब मीन्स पी आउटपुट, एक्चुअली ये एस ऑटो इंटू क्या होगा पावर फैक्टर, तो ये दिया हुआ 10 किलोवाट। पहले बताओ इसका मतलब क्लियर है कि लोड ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर। ऐसे पीएल का मतलब क्या है, दैट इज लोड ऑन ऑटो एक्समर, ठीक है, क्लियर। तो उसी करस्पॉन्डिंग ये एस ऑटो इंटू कॉस फाई, इसकी वैल्यू दी हुई है। पहले बताओ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कहना क्या चाह रहा है, नहीं। फिर इसके बाद ठीक है, इधर सोर्स रहा होगा तो ठीक है, इधर V2 हो गया, जो भी है V1 V2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन। हाँ, अब ये बोला है कि अच्छा एस ऑटो का फार्मूला क्या होता है, ये भी हमको पता है कि एस ऑटो दिस इक्वल टू ए डिवाइड बाई, हमने जो डेवलप किया था वो किसके करस्पॉन्डिंग था, ऐसे एस टी डब्ल्यू करस्पॉन्डिंग। ये किसका है, इंडक्टिवली लोड, सॉरी इंडक्टिवली नहीं, ये मतलब ये टू वाइंडिंग और ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में ये रिलेशन था ना। अच्छा ए की वैल्यू कौन सी, और ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन थी कि ए, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। और इस ए का मतलब क्या है कि हम हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे, V2 बाई V1 भी ले सकते हैं और V1 बाई V2 भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे V1 बाई V2 और V2 बाई V1 हमेशा रेशियो क्या होना चाहिए, इनका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी तो हम कंसिडरेबल होगा, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। इतना तो फिक्स है, ट्रांसफार्मर रेशियो लाइक दिस वन करस्पॉन्ड होना चाहिए, तभी ये फार्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। अच्छा दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जो रेशियो दिया हुआ है, अब मान लो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी है कि V1 बाई V2 दिस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, N1 बाई N2 दिस इक्वल टू 0.8 है। अब ये तो यहाँ वैलिड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम कौन सा प्रीफर करेंगे, इसका अपोजिट वाला, मतलब V2 बाई V1 दिस इक्वल टू N2 बाई N1 दिस इक्वल टू 1 बाई 0.8, इट मीन्स 1.25। तो कभी भी ऐसे वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, 1 से ग्रेटर वाला बनाओ। नहीं, हमेशा हमने बोला था कि ये ए की वैल्यू कौन सी होगी, हमेशा वी मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डिवाइड बाई उसकी मिनिमम जो मिनिमम वैल्यू है V1। अब V1 हो सकता है कि V1 ग्रेटर देन V2 हो तो V1 बाई V2 हो जाएगा, अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो V2 बाई V1 हो जाएगा। तो जो ग्रेटर होगा उसको ऊपर और नीचे रखेंगे उसके लोअर वाले को, तो जिससे क्या होगा, रेशियो 1 से ग्रेटर हो जाएगा। तो अब बताओ, सिंपल सा तरीका ऐसा रखो। तो अब बताओ जो भी है हमारे पास कितना है, दैट इज़ 1.25। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा इसकी वैल्यू नहीं दी बल्कि हमको किसको दी हुई है, PL एस ऑटो करस्पॉन्डिंग, नहीं दैट इज़, इसी को क्या बोलते हैं, पावर आउटपुट नहीं, इसी को तो पावर आउटपुट भी बोलते हैं ना, पावर आउटपुट, क्लियर है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों साइड में एस ऑटो इंटू कॉस 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो A डिवाइड बाई A-1 इंटू STW इंटू कॉस 5, ठीक है। ये क्या हो गया, PL की वैल्यू, और ये कितनी दी हुई है 10 किलोवाट, तो ये हो गया 10 किलोवाट
10 किलोवाट, दिस बी इक्वल टू ए 1.25 डिवाइड बाई 1.25 माइनस 1 इंटू ये क्या किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, पी टी डब्ल्यू। तो पी टी डब्ल्यू दिस बी इक्वल टू 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 0.25, तो 10 इंटू 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, तो ये कितना हो जाएगा 2, दैट इज़ 2 किलोवाट, क्योंकि ये किलोवाट में, दैट्स वाई। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गई, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग की पी टी डब्ल्यू हमारे पास कितना हो गया, दैट इज़ 2 किलोवाट। अगर क्वेश्चन में यही आ जाए, ये तो इंडक्टिवली पूछा, कंडक्टिवली पूछ दे तो उसको भी डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको बनाओ जल्दी से। कंडक्टिवली पूछ देगा तो आपको पता है एस कंडक्टिवली किसके करस्पॉन्डिंग होता है, एस ऑटो माइनस एस इंडक्टिवली, दैट इज़ 2 वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग। अब दोनों साइड में cos फाई से क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो एस ऑटो इंटू कॉस फाई माइनस एस टी डब्ल्यू इंटू कॉस फाई। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये किसके करस्पॉन्डिंग, पी कंडक्टिवली, पावर ट्रांसफ़र कंडक्टिवली, और ये क्या है ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, आउटपुट P0 या PL माइनस इसको क्या बोल सकते हैं PTW, और PL की वैल्यू कितनी है 10 और ये कितना है 2, तो फाइनली कितना होगा 8 किलोवाट। तो हमारे पास कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र कंडक्टिवली कितना हो जाएगा, दैट इज़ 8 किलोवाट करस्पॉन्डिंग। दिस इज़ द फाइनल आंसर, बना लो। नाउ क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ए सिंगल फेज सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम 450 हर्ट्ज सोर्स। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इन टू वाइंडिंग टू दैट इन ऑटो एक्समर। ठीक है, ये बताओ हमको क्या दिया हुआ है, रेटिंग किसके करस्पॉन्डिंग 220 और ये 400 वोल्ट इसी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए कौन सा रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 220 बाई डिवाइड बाई 400 वाला, ये तो लेस देन 1 हो जाएगा, कि 400 डिवाइड बाई 220, नॉर्मल सी बात है ग्रेटर देन 1। तो इस रेशियो को प्रीफर करेंगे ना कि इसको, नहीं। तो जो रेशियो होगा, रेशियो वो ए दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग 400 डिवाइड बाई 220, दिस इक्वल टू 20 बाई 11। तो बताओ फार्मूला कौन सा हो जाएगा, जी लाइक दिस वन, जी ऑटो। ठीक है, तो ए डिवाइड बाई ए माइनस 1, दिस इक्वल टू 20 बाई 11 डिवाइड बाई 20 बाई 11 माइनस 1, फाइनली वी गॉट 20 बाई 9। दिस इज द फाइनल आंसर। बनाओ इसको, नहीं